हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। सो अभी तक हमने एप्टीट्यूड में कुछ इंपॉर्टेंट अरिथमेटिक के टॉपिक्स को डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करते हैं एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका ज़्यादा डिमांड है। आप सभी ने कमेंट बॉक्स में हमें बताया कि आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन स्पेसिफिकली चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज द बेस फॉर प्रोबेबिलिटी के टॉपिक को समझने के लिए ये एक तरह से बेस बन जाता है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर टेक्निकल मैथमेटिक्स। ओके, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब शुरू करते हैं परम्यूटेशन को। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इस चैप्टर का एम क्या है। ओके, एम की अगर मैं बात करूं कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि इस चैप्टर का एम क्या है तो बड़ी आसानी से आप इस चैप्टर के क्वेश्चन से डील कर सकते हैं। एम क्या है देखिए, अब सिंपल सी बात है कि एक टर्म होता है एक्सपेरिमेंट। ओके, एक्सपेरिमेंट। मैं टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं जाता, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं कि एक्सपेरिमेंट मतलब क्या। एक्सपेरिमेंट मतलब यूनिवर्स में होने वाला कोई सा भी एक्शन यूनिवर्स में हो रहा है उसको अपन बोल देंगे एक्सपेरिमेंट। ओके, जैसे कि सिक्के को उछालना। ओके, टॉसिंग अ कॉइन, दिस इज एन एक्सपेरिमेंट। ये एक एक्शन हुआ, मैंने कॉइन को टॉस किया तो ये एक्सपेरिमेंट हो गया। ओके, देन रोलिंग अ डाइस। ओके, अगर डाइस को रोल किया तो ये क्या हुआ, ये अगेन एक एक्शन परफॉर्म हुआ। सो दिस इज ऑल्सो कि ये एक एक्सपेरिमेंट हो गया। ओके, दिस ऑल्सो कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। इसी तरह से लेट्स इमेजिन कि एक किसी बस में, एक स्कूल बस में जब बच्चे चढ़ रहे हैं। ओके, एक स्कूल बस में बच्चे चढ़ रहे हैं तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है कि स्कूल बस में बच्चे एंटर होते जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं। तो दिस इज ऑल्सो वी कॉल इट एज एक्सपेरिमेंट। ओके, हालांकि दिस इज अ वेग डेफिनेशन, मैं बहुत ज्यादा वेग डेफिनेशन बता रहा हूँ, बट समझने के लिए आप ये समझ जाइए कि कोई सा भी एक्शन होता है तो उसको हम बोल देंगे एक्सपेरिमेंट। ओके, कोई सा भी एक्शन होता है एक्सपेरिमेंट। जैसे कि दो क्रिकेटर्स जब बैटिंग करने ग्राउंड पे जाते हैं, सो दिस इज ऑल्सो एन एक्सपेरिमेंट। ओके, जब 11 लोगों की टीम बनाई जाती है क्रिकेट में तो दैट इज ऑल्सो एन एक्सपेरिमेंट। ओके, जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, बहुत सारी चीजें होती है। या फिर 10 लोगों के सामने 10 चेयर्स होती हैं और वो उन पे बैठने वाले होते हैं, तो दैट इज ऑल्सो एन एक्सपेरिमेंट। तो कोई सा भी एक्शन अगर परफॉर्म किया तो उसको हम बोल देंगे एक्सपेरिमेंट इन अ वेरी वेरी सिंपल लैंग्वेज। दिस इज द मीनिंग ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। अब इस चैप्टर का एम क्या है कि जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा है, ओके, जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है उसका कुछ ना कुछ आउटपुट तो आएगा। ओके, आउटपुट किस फॉर्म में आ सकता है, जैसे कि एक स्कूल बस में जब बच्चे चढ़ रहे हैं तो सारे बच्चे बस में चढ़ जाएंगे, दिस इज वन ऑफ द आउटपुट। जब मैंने डाइस को रोल किया तो उस पर कोई ना कोई नंबर हमें दिखाई देगा सबसे टॉप पे, उसको हमने आउटपुट बोल दिया। कॉइन को टॉस किया तो टॉस करने के बाद जो सबसे ऊपर वाले फेस पे जो भी वैल्यू होगा, हेड होगा या टेल होगा, दैट इज एन एक्सपेरिमेंट, वो उसका आउटपुट हो जाएगा। ओके, इसी तरह से अगर मेरे पास कुछ 10 चेयर्स हैं, उस पर 10 पर्सन्स बैठने वाले हैं, तो क्या होगा, जब वो पर्सन्स बैठ जाएंगे तो वो जो बैठने के बाद जो अरेंजमेंट दिखाई देगा दैट इज ऑल्सो एन आउटपुट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बेसिकली क्या होगा, अगर मुझे लेट्स सपोज 25 क्रिकेटर्स हैं मेरे पास, उसमें से मुझे 11 लोगों की टीम बनानी है, तो 11 लोगों की टीम बनाने के लिए, 11 लोगों को टीम में सिलेक्ट करने के लिए जो मैंने फाइनली एक टीम बना ली, दैट team, that complete selection of team is an output of that particular experiment. Okay, so mathematics क्या करता है, mathematics इससे नहीं समझता कि किस तरह का एक्सपेरिमेंट हो रहा है, mathematics just understand numbers, कि numbers के टर्म्स में ये किस तरह से वैल्यू चल रही है। अब हमारा एम क्या है इस चैप्टर में, हमारा एम है टू फाइंड द नंबर ऑफ possible outputs of an experiment. ओके, कोई भी एक एक्सपेरिमेंट अगर परफॉर्म हुआ तो उसके पॉसिबल आउटपुट्स क्या क्या हो सकते हैं। अगर मेरे पास 25 क्रिकेटर्स हैं और उनसे मुझे एक 11 क्रिकेटर्स की टीम बनानी है तो कितने तरीकों की टीम बनाई जा सकती, कितने तरीकों की टीम हमें दिख सकती, कितने आउटपुट्स हमें दिखाई दे सकते हैं। दैट इज बेसिकली द एम ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ओके, या मान लीजिए क्रिकेटर्स का एक टीम है, 11 का टीम है, मुझे 2 बैट्समैन उसमें से सिलेक्ट करने हैं, तो कितने तरीकों से मैं बैट्समैन निकाल सकता हूं, कितने तरीकों से मैं आउटपुट निकाल सकता हूं, 2 बैट्समैन की ग्रुप बना सकता हूं। सो दैट पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज एन आउटपुट। ओके, जो 2 लोगों का टीम बना दैट इज एन आउटपुट। सो नंबर ऑफ वेज टू फाइंड दिस आउटपुट और number of possible outputs that I can get out of this particular experiment. ओके, ये हमारा एम है इस चैप्टर में, हमें ये कैलकुलेट करना है। ओके, तो इसी डेफिनेशन को और थोड़ा सा सिंपल करके लिख देते हैं कि
we need to calculate the number of ways to conduct an एक्शन। ओके, कोई एक एक्शन किया जाए तो उस एक्शन को करने के कितने तरीके हो सकते हैं। यूनिवर्स में जितने भी तरीके हो सकते हैं वो सारे तरीके मुझे यहाँ पे इंक्लूड करने हैं। ओके, फॉर एग्जांपल 11 लोगों की टीम है, उसमें से 2 कोई बैट्समैन सिलेक्ट करने, तो मान लो मैंने पहला वाला जो प्लेयर है उसको सिलेक्ट कर लिया और दूसरे वाले प्लेयर को सिलेक्ट कर लिया। लेट सपोज मैंने MS धोनी को और विराट कोहली को सिलेक्ट कर लिया, तो ये एक आउटपुट हो गया उस एक्सपेरिमेंट का। और उस एक्सपेरिमेंट में हम क्या चाह रहे थे, हमारा एम क्या था, 2 बैट्समैन का एक ग्रुप सिलेक्ट करना, या ऐसा कहा जाए 2 ओपनिंग बैट्समैन सिलेक्ट करने। तो 2 ओपनिंग बैट्समैन मैंने क्या करा, MS धोनी को और विराट कोहली को सिलेक्ट कर लिया, तो ये एक आउटपुट हो गया, ये एक ओपनिंग बैट्समैन का ग्रुप हो गया। ओके, ये 2 पर्सन आ गए। इस तरह से मैंने मान लीजिए कोई 2 दूसरे खिलाड़ियों को सिलेक्ट कर लिया, 2 दूसरे प्लेयर्स को सिलेक्ट कर लिया, तो कोई 2 जो नए प्लेयर्स होंगे, ओके, उन दोनों का ग्रुप अगर बनाया जाए, सो दैट इज ऑल्सो एन आउटपुट ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट। ओके, सो प्रोबेबिलिटी में आप क्या कैलकुलेट करते हैं, प्रोबेबिलिटी में आप करते हैं चांस, आप प्रोबेबिलिटी में कैलकुलेट करते हैं चांस ऑफ गेटिंग अ पर्टिकुलर आउटपुट, कि कोई एक एक्सपेरिमेंट में कोई एक स्पेसिफिक आउटपुट के आने की संभावना क्या है, ये आप कैलकुलेट करते हैं। लेकिन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन उसी टॉपिक का एक बेस है। यहां पर आप ये कैलकुलेट करते हैं कि अगर कोई एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है तो कितने तरीकों से, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को करने की। Okay, this is how we can define the permutation and combination, the aim of this particular chapter. Okay, so I hope आपको aim clear हो गया होगा, because अगर aim clear हो गया तो बड़ी smoothly it will be like a cakewalk for you, बहुत easily ये chapter आप easy समझ सकते हैं। ओके, और सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं और डिटेल में और थोड़ा बेसिक में जाते हैं। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि हमारा एम क्या है इस चैप्टर में। सिंपल सी बात है, कोई सा भी एक्शन हो रहा हो, कोई सा भी एक्सपेरिमेंट हो रहा हो, कितने तरीकों से वो एक्सपेरिमेंट हो सकता है वो मुझे निकालना है। ओके, मुझे सिर्फ ये निकालना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पॉकेट में लेट सपोज 4 कॉइन्स हैं, एक ग्रीन है, एक रेड है, एक ब्लू है, एक येलो है। ओके, इन 4 में से, मतलब जो बच्चों की गेम आते हैं वो वाला कॉइन्स। ओके, तो ये 4 में से कोई एक कॉइन मुझे निकालना है। ओके, तो कितने तरीकों से मैं कॉइन को निकाल सकता हूं पॉकेट में से, कितने पॉसिबल वेज हैं। ओके, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। ओके, तो हम क्या करते हैं, अब इसको थोड़ा सा और स्पेसिफिक करते हैं और ज्यादा क्लियर करते हैं इक्वेशन, इस पर्टिकुलर कंडीशन को, कि और हम इसको कैसे समझ सकते हैं एक्सपेरिमेंट का, या हमारा एम क्या है इस चैप्टर में। तो इसको मैं और थोड़ा सा इंप्रूव करके लिख देता हूं। We need to find the distinct number. Okay, we need to find the distinct number of ways to conduct an experiment और एक्शन। अब देखिए यहां पर मैंने एक टर्म इंक्लूड करा है, आप देख सकते हैं, द वर्ड इज डिस्टिंक्ट। ओके, डिस्टिंक्ट का क्या मतलब हुआ, अलग अलग। ओके, अलग अलग मतलब कोई एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है तो वो एक्शन कितने अलग अलग तरीकों से परफॉर्म हो सकता है, जिसमें रिपीटेबिलिटी नहीं होती। ओके, एक एक्शन परफॉर्म हुआ उसमें रिपीटेबिलिटी नहीं हो। ओके, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पॉकेट में कॉइन है 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी और 10 रुपी, 4 तरह के कॉइन है। मैंने पॉकेट में हाथ डाल के एक कॉइन निकाला, मेरे पास कॉइन आया लेट से 1 रुपी का। सो आई विल से कि ये एक्सपेरिमेंट का एक तरीका क्या है कि 1 रुपी का कॉइन आपके हाथ में आ जाए, या आउटपुट में क्या आया, 1 रुपी का कॉइन। दिस इज वन ऑफ द पॉसिबल आउटपुट। फिर मैंने पॉकेट में हाथ डाला और फिर मैंने कॉइन ड्रॉ किया, फिर मैंने देखा कि अब लेट से 2 रुपी का कॉइन आ गया। तो यहां पर क्या हुआ कि आपके पॉकेट में से जो कॉइन आया, ओके, वो 2 रुपी का आया। जो 2 रुपी का कॉइन है वो पिछले कॉइन के बिल्कुल कंपैरिजन में अलग है। ओके, 1 रुपए का कॉइन और 2 रुपए का कॉइन अलग अलग कॉइन्स है। तो पहले वाले जब मैंने एक्शन परफॉर्म किया पहली बार में तो 1 रुपए का कॉइन आया था। अब मैंने दूसरी बार परफॉर्म किया तो मुझे 2 रुपए का कॉइन मिला। ओके, 2 रुपीज का कॉइन मिला। इसका मतलब ये जो सेकेंड आउटपुट आया है, दिस इज अ डिस्टिंक्ट आउटपुट, दिस इज टोटली डिफरेंट आउटपुट। ये वो आउटपुट नहीं है जो पहले मिला था। ओके, फिर मैंने पॉकेट में हाथ डाला, फिर मैंने देखा अब मेरे पास 5 रुपीज का कॉइन आ गया।
तो अब क्या हुआ, क्या ये 5 रुपीज का कॉइन डिस्टिंक्ट आउटपुट है? हाँ, क्योंकि पहले 1 रुपए का था, उसके बाद 2 रुपए का था, अब 5 रुपए का है, जो कि पहले दो आउटपुट से बिल्कुल अलग है। फिर मैंने हाथ डाला पॉकेट में और फिर से निकाला, तो अब लेट से 10 रुपए का कॉइन आया। तो क्या 10 रुपए का कॉइन एक डिस्टिंक्ट आउटपुट है? ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट आउटपुट है क्या? ऑब्वियसली डिस्टिंक्ट है, बिकॉज 1 रुपए का, 2 रुपए का और 5 रुपए का कॉइन 10 रुपए के कॉइन से मेल नहीं खाते, दे आर डिफरेंट। ओके, सो हम देखेंगे कि अब 10 रुपए का कॉइन आ गया, सो नाउ दिस इज ऑल्सो डिस्टिंक्ट आउटपुट। मतलब अभी तक मेरे पास 4 अलग तरह के आउटपुट आ चुके हैं। ओके, नाउ फिर वापस से मैंने पॉकेट में हाथ डाला और कॉइन निकाला, और इस बार मुझे लेट सपोज 2 रुपए का कॉइन वापस से मिला। अब क्या ये 2 रुपए का जो कॉइन मिला है, ये आउटपुट जो आया है, क्या ये वही आउटपुट है जो पहले आ चुका था या कुछ अलग आउटपुट है? ऑब्वियसली दिस इज द सिमिलर आउटपुट। ये जो आउटपुट आया है 5th बार में, ये आउटपुट एक सिमिलर आउटपुट है, ये डिस्टिंक्ट नहीं है, ये अलग नहीं है, क्योंकि 2 रुपए का कॉइन पहले भी निकाला जा चुका है। ओके, इट सिंपली मीन्स कि इस तरह के एक्सपेरिमेंट को, इस तरह के एक्शन को करने के लिए मेरे पास 4 पॉसिबिलिटीज हैं, मेरे पास 4 अलग अलग तरीके हैं, 4 डिफरेंट या कहे 4 डिस्टिंक्ट वेज हैं, नंबर ऑफ वेज हैं, जिससे कि मैं इस एक्सपेरिमेंट को कर सकता हूं। क्योंकि 5वां जब मैंने इसको रिपीट किया तो मुझे वापस से वही का वही आउटपुट दिखाई देने को मिल गया। ओके, वही का वही आउटपुट मिल गया, इसीलिए हमने कहा कि ना वी कैन नॉट हैव मल्टीपल और वी कैन नॉट हैव डिस्टिंक्ट आउटपुट्स आफ्टर दिस। तो इसीलिए नंबर ऑफ वेज टू कंडक्ट दिस एक्सपेरिमेंट ऑफ पिकिंग अ कॉइन from pocket. Okay, number of ways to conduct this experiment of picking a coin from pocket is equals to 4 की 4 तरीके हैं। okay, और सिंपल एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज टॉसिंग अ कॉइन, जब आपने कॉइन को टॉस किया, लेट सपोज पहले टॉस में आपको हेड मिल गया। ओके, तो क्या हेड एक आउटपुट है? हाँ बिल्कुल है, इस एक्शन का आउटपुट है। तो इस एक्सपेरिमेंट का आउटपुट, इस एक्सपेरिमेंट को करने का एक तरीका हो गया कि हेड आ गया। फिर आपने वापस से टॉस किया, अब आया टेल। तो क्या ये टेल एक नया आउटपुट है? क्या ये डिस्टिंक्ट आउटपुट है? हाँ बिल्कुल है, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस आउटपुट। बिल्कुल ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट को करने का एक और तरीका मिल गया, तो 2 तरीके हो गए। फिर मैंने वापस से कॉइन टॉस किया और मैंने देखा इस बार वापस से हेड आ गया। क्या ये हेड आना एक डिस्टिंक्ट आउटपुट है? नहीं। क्यों? क्योंकि पहले वाले में हेड आ चुका था और इस बार वही का वही हेड तो रिपीट हुआ है, कोई हेड तो चेंज हुआ नहीं। ओके, तो इट सिंपली मीन्स कि अब जो आउटपुट आ रहा है वो डिस्टिंक्ट नहीं है, वो प्रीवियस जैसा ही है। तो मतलब उस एक्सपेरिमेंट के मुझे 2 ही तरह के आउटपुट्स मिल सकते हैं। ओके, 2 ही तरह के आउटपुट्स मिल सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ वेज टू कंडक्ट दैट एक्सपेरिमेंट इज ओनली 2, कि या तो हेड या फिर टेल। इसी तरह से जरा इमेजिन कीजिए, डाइस को रोल करने पे नंबर ऑफ वेज कितने तरीके, नंबर ऑफ वेज क्या क्या हो सकते हैं डाइस को रोल करने पे? वी कैन सी डाइस को रोल करने पे हमारे पास 6 डिफरेंट तरह के या 6 डिस्टिंक्ट आउटपुट्स पॉसिबल हैं। ओके, तो 6 डिस्टिंक्ट आउटपुट्स हैं, इसलिए नंबर ऑफ वेज टू रोल अ डाइस इज 6। 6 तरीके से आउटपुट निकाले जा सकते हैं। नाउ दिस विल बी अ वेरी वेग डेफिनेशन। ओके, ये आपको अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए, फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए हमने इसको यूज किया है। अभी जस्ट ये समझ लीजिए कि हाँ, एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एम क्या है, बड़ा ही सिंपल है। वी नीड टू फाइंड द डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ ways, we need to find the distinct number of ways to conduct an experiment या फिर एक एक्शन। ओके, अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं, मैथमेटिकली समझते हैं कि क्या हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। ओके, मैथमेटिकली समझते हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल सी आई एम अ वेरी फूडी पर्सन, तो मुझे फूड बहुत पसंद है, इसलिए लेट सपोज मैं फूड का एग्जाम्पल लेता हूँ। ओके, आई होप आप सबको भी बहुत फूड पसंद है, जैसे कि बर्गर। ओके, आई विल टॉक अबाउट बर्गर। मैं सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूँ, बर्गर। आप देखते हैं बर्गर में क्या होता है, 3 चीजें दिखती हैं। एक तो होता है ब्रेड, ओके, एक होता है उसमें पैटी, ओके, एक ब्रेड, एक पैटी, और तीसरा होता है सॉसेज। तो 3 चीजों को मिला के एक बर्गर फॉर्म होता है। लेट्स अज्यूम कि मेरे पास जो ब्रेड है, मेरे पास B1, B2, B3 और B4 4 डिफरेंट तरह की ब्रेड्स अवेलेबल हैं। ओके, 4 डिफरेंट तरह की। कौन सी? लेट सपोज ये ब्राउन ब्रेड, ये व्हीट ब्रेड, ये येलो ब्रेड, रेड ब्रेड एंड लॉट्स ऑफ ब्रेड, जो भी पॉसिबल होती है आप इमेजिन कर लीजिए, वही वाली मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए, 4 तरह की ब्रेड्स मेरे पास अवेलेबल हैं, ओके, जिनसे बर्गर बनाया जा सकता है, ब्रेड या बन, जो भी आप बोलना चाहें। उसके बाद है, देन आता है पैटी। ओके, जो बर्गर में जो टिक्कियाँ लगती है ना, जिसको हम बोलते हैं दैट इज अ पैटी। तो वो पैटी लेट्स अज्यूम कि मेरे पास P1, P2, P3, P4 और P5
मेरे पास 5 अलग तरह की पैटी अवेलेबल है। लेट सपोज ये पालक की पैटी, ये धनिया की पैटी, ये मेथी की पैटी, एंड जो भी आप सोच सकते हैं, आलू की पैटी, ये और कोई लेट सपोज अनियन पैटी, ओके, प्याज की पैटी। तो इस तरह से 5 अलग तरह की पैटीज अवेलेबल है। और थर्ड क्या आता है, सॉसेज। तो सॉसेज मेरे पास क्या है, डोंट नो स्पेलिंग ऑफ सॉसेज, मुझे नहीं पता स्पेलिंग क्या होती है, इट्स अ वेरी इंग्लिश वर्ड। तो सॉसेज आप मान लीजिए, सॉस अपन केचप की बात कर रहे हैं ना। अब मेरे पास सॉस अवेलेबल है, और सॉसेज कौन से, S1, S2 और S3, ओके। मेरे पास क्या है, 3 डिफरेंट तरह के सॉसेज अवेलेबल हैं। ये लेट सपोज टमाटो सॉस हो गया, ये आपका चिली सॉस हो गया, दिस इज योर ग्रीन सॉस और सोया सॉस, वॉट एवर, ओके, जो भी होता है। अब यहाँ पे क्या देखा हमने कि बर्गर बनाने के लिए हम एक बर्गर की शॉप पे गए, हमने देखा कि बर्गर वाले के पास 4 तरह की ब्रेड्स हैं, 5 तरह की पैटी अवेलेबल हैं और 3 तरह के सॉसेजेस अवेलेबल हैं, ओके। अब मुझे एक बर्गर चाहिए, और एक बर्गर में सिर्फ एक ब्रेड लग सकती है, एक पैटी लग सकती है और एक सॉसेज लग सकता है, ओके। तो अपन क्या मान रहे हैं, बर्गर कैसा बन रहा है, बर्गर एक सिंपल बर्गर बन रहा है जिसमें एक ब्रेड लग जाएगा, एक पैटी लग जाएगा और एक सॉसेज लग जाएगा, ओके। हम एक सॉसेज डाल देंगे तो दूसरा नहीं डाल सकते, सिंगल वन, ओनली वन सॉसेज इज पॉसिबल इन दिस पर्टिकुलर बर्गर। तो हमारे पास क्या हो रहा है, एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है। कैसा एक्शन, बर्गर को बनाने का, जिसका आउटपुट क्या आने वाला है, एक बर्गर, ओके। आउटपुट क्या होने वाला है, एक डिफरेंट तरह का एक बर्गर। तो उस बर्गर को बनाने के कितने तरीके हैं, ओके। हमें क्या निकालना है, देखिए, बर्गर बनाना है, ये समझ में आ गया, ठीक है। 3 चीजों को मिला के एक बर्गर बनाना है, ये भी समझ में आ गया। तो हमारे पास क्वेश्चन ये है कि इन 3 तरह के कंपोनेंट्स को मिला के कितने डिफरेंट बर्गर्स बनाए जा सकते हैं, ओके। आर यू गेटिंग द क्वेश्चन, कि हमारे पास इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में एम क्या है, एम इज फाइंड द नंबर of different types of, यहां लिख देते हैं, burgers possible, ओके। फाइंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्गर्स पॉसिबल, कितने तरीकों के बर्गर इसमें बनाए जा सकते हैं, ये हमें निकालना है, ये हमारा एम है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जहां पर किसी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए नंबर ऑफ वेज पूछे जाए, वहां पे क्या लगेगा, हमारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का चैप्टर शुरू हो जाएगा, ओके। तो अब यहाँ पे हमारे पास एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है। मैं देखता हूं कि मेरे पास ब्रेड जो है B1, तो अगर मैंने लेट्स अज्यूम, कहाँ पे लिखे, यहाँ लिखते हैं, अगर मैंने B1 ब्रेड को चूज किया, तो B1 ब्रेड के साथ साथ मैं कौन सी पैटी चूज कर सकता हूँ, ये तो मेरे ऊपर है, मैं कोई सी पैटी चूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इसको लेट्स सपोज ऐसा लिख देते हैं, देखिए ये B1 ब्रेड है, ओके, दिस इज द B1 ब्रेड। B1 ब्रेड के साथ में पैटी 1 चूज कर सकता हूँ, पैटी 2 चूज कर सकता हूँ, पैटी 3 चूज कर सकता हूँ, 4 एंड 5, इस तरह से 5 में से कोई सी भी पैटी जो मुझे पसंद आए मैं वो चूज कर सकता हूँ। दिस इज अ फ्लेक्सिबिलिटी, ओके। नाउ अब मैंने पैटी चूज कर ली, तीसरी चीज क्या आई, सॉसेज, तीसरी चीज आई सॉसेज। अब मुझे सॉसेज यूज करना है, तो सॉसेज में कौन सा यूज कर सकता हूँ, तो सॉसेज मेरे पास 3 प्रकार के हैं, S1, S2, S3, मतलब मैं कोई सा भी एक यूज कर सकता हूं। जैसे कि देखिए, अगर मैंने B1 ब्रेड को चूज किया, ओके, उसके साथ अगर पैटी P1 चूज कर ली, तो इसके साथ सॉसेज में S1 यूज कर सकता हूं, S2 यूज कर सकता हूं, या फिर S3 यूज कर सकता हूं, तीनों में से कोई सा भी। तो देखिए यहां पर किस तरह का एक ग्रुप बना है। B1 ब्रेड में अगर P1 पैटी लगा के S1 सॉसेज डाल दिया जाए, तो ये एक तरह का बर्गर बन गया, ओके। दिस इज वन काइंड ऑफ बर्गर, कि जैसे मैंने लेट सपोज सिंपल ब्रेड लिया, मैदा ब्रेड लिया, उसमें एक आलू की पैटी लगा दी और उसमें एक केचप सॉस डाल दिया, तो ये एक तरह का बर्गर बन गया, ओके। नाउ उसी B1 ब्रेड में, वही मैदा के ब्रेड में आलू का आपने पैटी लगाया, लेकिन इस बार आपने उसमें लेट सपोज चिली सॉस डाल दिया, ओके, S2 वाला सॉसेज डाल दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली B1, P1 और S2 मिला के एक नया तरह का बर्गर बन गया। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि B1, P1, S1 एक बर्गर है और B1, P1, S2 ये वही सेम बर्गर है, क्योंकि B1 और P1 तो सेम ही है, ऐसा बोल सकता हूं क्या, नहीं। देखिए हमने क्या कहा, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेज, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉसिबल वेज टू परफॉर्म एन एक्शन। तो ये वे एक अलग वे है और ऊपर वाला वे एक अलग वे है, मतलब 2 तरह के बर्गर मुझे दिख गए। कौन से, B1, P1, S1, ये एक बर्गर आ गया, और B2, P2, S2, सॉरी B1,
P1 और S2, ये एक डिफरेंट बर्गर आ गया। हम ये नहीं बोलेंगे कि ये बर्गर इसका सेम है, बिकॉज ऑब्वियस बात है ना, इसमें तो केचप डला हुआ है, इसमें चिली सॉस डला है, तो दो बर्गर सेम कैसे हो गए? ओके, दे आर टू डिफरेंट बर्गर्स। सिमिलरली B1 ब्रेड चूज किया था मैंने, P2 पैटी चूज किया। ओके, मान लो P1 पैटी चूज करा था तो ये तीन तरह के बर्गर बने थे। अब B1 ब्रेड के साथ P2 पैटी अगर मैं चूज करता हूं, सो व्हाट आई कैन सी कि यहां पर वापस से S1, S2 और S3 तीन पॉसिबिलिटी बनेगी, तो वापस से तीन नए तरह के बर्गर बन जाएंगे। ओके, फिर P3 के लिए कितने बर्गर बन जाएंगे जरा कैलकुलेट कीजिए, S1, S2, S3, S1, S2, S3, तो फिर से तीन तरह के बर्गर बन गए। फिर P4 पे आया तो तीन बर्गर बन गए, S1, S2 और S3, तो देखिए तीन बर्गर फिर से बन गए। इसी तरह से P5 के साथ गए तो S1, S2 एंड S3, तो अगेन तीन तरह के बर्गर। मतलब अगर मैंने B1 ब्रेड चूज किया तो B1 ब्रेड के साथ मैं पांचों में से कोई भी पैटी चूज कर सकता हूं, तो ये पांच पैटी चूज हो गई। ओके, फिर अगर मैंने P1 पैटी चूज किया तो उसके साथ में तीनों में से कोई भी सॉसेज सिलेक्ट कर सकता हूं, तो ये तीनों तरह के सॉसेज हो गए। तो अब जरा कैलकुलेट कीजिए नंबर ऑफ डिफरेंट बर्गर्स कितने फॉर्म हुए यहाँ पे। नंबर ऑफ डिफरेंट बर्गर्स यू कैन सी कि S1 मतलब B1 P1 S1 एक, B1 P1 S2 दूसरा, B1 P1 S3 ये तीसरा। मतलब B1 और P1 को सिलेक्ट करने से मेरे पास तीन डिफरेंट तरह के बर्गर आए। फिर B1 और P2 को सिलेक्ट करने पे वापस से तीन बर्गर आए। फिर B1 और P3 को सिलेक्ट करने पे फिर से तीन आए। B1 और P4 को सिलेक्ट करने पे फिर से तीन, और B1 और P5 को सिलेक्ट करने पे फिर से तीन। तो टोटल बर्गर कितने हो गए जरा कैलकुलेट कीजिए, 3 + 3 + 3 + 3 + 3, 5 बार 3 लिखा है, मतलब टोटल 15 बर्गर यहां पे हमारे पास बन जाएंगे। 15 डिस्टिंक्ट बर्गर। क्या आप देख सकते हैं इसमें कोई बर्गर कॉमन है, एक जैसा है, कोई दो आइडेंटिकल बर्गर दिखाई देते हैं हमें? नहीं, यहां पर सारे के सारे बर्गर्स बिल्कुल डिस्टिंक्ट हैं एक दूसरे से। तो हमने देखा कि B1 ब्रेड सिलेक्ट करने पर कोई सी भी पैटी सिलेक्ट करी जाए और कोई सा भी सॉसेज सिलेक्ट करा जाए तो 15 डिस्टिंक्ट बर्गर्स बनाए जा सकते हैं। ओके, B1 ब्रेड पे। अब जरा इमेजिन कीजिए B1 की जगह अगर मैं B2 ब्रेड सिलेक्ट कर लूं तब क्या होगा? क्या ये चीज चेंज होगी? नहीं, दिस विल नॉट गोइंग टू चेंज। ओके, ये तो वही रहेगा, क्योंकि B2 अगर ब्रेड आपने सिलेक्ट करा तो अगेन आप पांचों में से कोई भी एक पैटी सिलेक्ट कर सकते हैं, और पांचों में से कोई एक पैटी के साथ कोई भी तीनों में से एक सॉसेज सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली हम ये कहेंगे कि B1 ब्रेड को सिलेक्ट करने पर 15 डिफरेंट बर्गर्स फॉर्म हुए। B2 ब्रेड को सिलेक्ट करने पर अगेन 15 डिफरेंट बर्गर्स फॉर्म हुए। क्या B2 वाला कोई भी बर्गर B1 ब्रेड वाले कोई भी बर्गर से सेम होगा, सिमिलैरिटी होगी? नहीं, दे आर डिफरेंट। व्हाई? बिकॉज भले ही मान लो B2 बर्गर के साथ P1 पैटी और S1 सॉसेज मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो एक बना था हमारा देखिए B1 P1 S1, और दूसरा बन गया लेट्स सपोज B2 P1 S1। क्या दोनों बर्गर सेम हो गए? नहीं, इनमें एक ना एक कंपोनेंट डिफरेंट रहेगा, because we want to determine the distinct possibilities, okay, to create or to make a burger. Okay, so I hope this point is clear कि हम क्या करना चाह रहे हैं, distinct possibilities निकालना चाह रहे हैं। तो आप देख सकते हैं B2 के साथ 15 बर्गर बने, B3 के साथ कितने बनेंगे? B3 के साथ भी 15 ही बनेंगे exactly, और B4 के साथ अगेन 15 ही बनेंगे। ओके, 15 बर्गर्स यहाँ पे बनेंगे। सो टोटल नंबर ऑफ बर्गर्स कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ बर्गर्स हो गए 15, 15, 15 और 15 60। इसका मतलब टू क्रिएट, ओके, द नंबर ऑफ वेज टू क्रिएट और टू मेक अ बर्गर विथ 4 ब्रेड्स, 5 पैटी एंड 3 सॉसेजेस इज इक्वल्स टू 60। ओके, इज इक्वल्स टू 60 कि 60 डिफरेंट तरह के बर्गर्स मैं फॉर्म कर सकता हूं अगर मेरे पास 4 ब्रेड्स हैं, 5 तरह की पैटी हैं और 3 तरह के सॉसेजेस हैं। तो आई कैन क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्गर्स, 60 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्गर्स इज पॉसिबल। ओके, नाउ सो ये तो हुआ एक बैकग्राउंड का कॉन्सेप्ट, दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम समझते हैं कि मैथमेटिकली क्या हमें बार बार लिखना पड़ेगा? क्या हमें लिख लिख के सॉल्व करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको लिख लिख के सॉल्व नहीं करना, आपको क्या करना है, यहां पर थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। ओके, लॉजिक कैसा है उस बात को समझिए। देखिए पूरा का पूरा जो चैप्टर है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये 2 लॉस के ऊपर बेस्ड है। ओके, 2 लॉस के ऊपर। 2 लॉ कौन से? पहला लॉ है लॉ फर्स्ट इज लॉ ऑफ
एडिशन। ओके, पहला लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ एडिशन। सेकेंड लॉ क्या है? लॉ सेकेंड ये है लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ओके, पहला लॉ क्या है? लॉ ऑफ एडिशन, जहां पे हम एडिशन करते हैं। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ओके, जहां पे हम मल्टीप्लाई करते हैं। क्या होता है उसको समझते हैं, देखिए लॉजिक को समझते हैं। लॉ ऑफ एडिशन तब अप्लाई किया जाता है जब कोई सा भी एक्सपेरिमेंट किसी एक पर्टिकुलर पार्ट के आउटपुट आने की वजह से कंप्लीट हो जाए। ओके, अब ये डेफिनेशन बड़ी कंफ्यूजिंग हो जाएगी कि कैसे हुआ, तो इसको एग्जांपल से समझते। देखिए यहां पर हमारे पास क्या है, यहां पर हमारे पास 4 डिफरेंट तरह की ब्रेड्स हैं। ओके, 4 डिफरेंट तरह की ब्रेड्स हैं। ओके, सो नाउ आई थिंक इट्स क्लियर। देखिए हमारे पास क्या है, 4 तरह की ब्रेड है। अब मैं आपसे ये सवाल पूछूं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये लॉ अगर आपने समझ लिए तो आपको परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी और जो भी प्रोबेबिलिटी के डिटेल डिस्ट्रीब्यूशंस और उस सब चीज़ों में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। बस इन लॉ को अच्छे से समझ लेना। ओके, इस कॉन्सेप्ट को अगर आपने समझ लिया तो कोई सा भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन, कोई फॉर्मूला रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही सॉल्व कर देंगे विदाउट एनी फॉर्मूला, विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एनी NPR, NCR और जो भी उसके फॉर्मूलेस होते हैं। ओके, इवन आई डोंट रिमेंबर ऑल दोस फॉर्मूलास। सो कंसेप्ट क्या है, देखिए मैं अगर आपसे ये सवाल पूछता हूं कि कितने तरीकों से आप एक ब्रेड सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, क्या सवाल पूछा मैंने? कितने तरीकों से आप एक ब्रेड सिलेक्ट कर सकते हो। तो लेट्स सपोज आपने B1 ब्रेड पिक कर लिया। अब जब आपने B1 ब्रेड पिक करा तो क्या मेरे क्वेश्चन का आंसर हो गया? कितने तरीकों से कितने तरीकों से एक ब्रेड सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो हमने B1 ब्रेड पिक करा तो आपने एक ब्रेड पिक कर ली। ओके, सो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, हमारे सवाल का जवाब मिल गया कि एक ब्रेड पिक करनी थी, वो हमने पिक कर ली, क्योंकि कितने तरीकों से एक ब्रेड पिक करनी है। ओके, वी वांट टू फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू पिक 1 ब्रेड। तो कोई भी एक ब्रेड पिक करा मतलब मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि हाँ एक ब्रेड पिक हो चुकी है। ओके, अगर मैंने ब्रेड B2 पिक कर ली तो भी मेरा क्वेश्चन का आंसर हो गया कि हाँ एक ब्रेड तो पिक हो गई ना, हमारा जो प्रॉब्लम था वो कंप्लीट हो गया। हमें एक ब्रेड पिक करनी थी तो B1 पिक कर ली तो प्रॉब्लम कंप्लीट, B2 पिक कर ली तो भी प्रॉब्लम कंप्लीट, B3 पिक कर ली तो भी प्रॉब्लम कंप्लीट, B4 पिक कर ली तो भी प्रॉब्लम कंप्लीट। ओके, मतलब इन चारों में से कोई भी एक ब्रेड अगर मैंने पिक कर ली तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व। कि मुझे एक ब्रेड पिक करना था, मेरा एम क्या था, एक ब्रेड को पिक करना, तो वो पिक हो गई, एक ब्रेड पिक हो गई। अगर एक ब्रेड यहां से मैंने B1, B2, B3, B4 में से किसी एक को ले लिया, तो हम क्या देखते हैं, हमारा टास्क ये था कि पिक 1 ब्रेड। ओके, पिक 1 ब्रेड, एक ब्रेड को पिक करिए। तो एक ब्रेड को पिक कर लिया यहां पे मैंने। अब क्योंकि B1 को पिक करने से या फिर B2 को पिक करने से या फिर B3 को पिक करने से या फिर B4 को पिक करने से मेरा टास्क कंप्लीट हो जाता है। ओके, मेरा टास्क कंप्लीट हो जाता है, इसीलिए व्हाट आई विल से, द नंबर ऑफ वेज टू पिक 1 ब्रेड विल बी इक्वल्स टू द नंबर ऑफ वेज टू पिक ब्रेड B1 plus the number of ways to pick bread B2 plus the number of ways to pick bread B3 plus the number of ways to pick bread B4। ओके, तो B1 को सिलेक्ट करने के कितने तरीके? एक तरीका कि हाँ B1 को उठा लो, B1 को उठा लो। B2 को उठाने के कितने तरीके? एक ही तरीका, B2 को उठा लो। B3 को उठाने के तरीके एक ही तरीका, एक उठा लो B3 को। B4 को उठाने के तरीके एक ही तरीका, अगेन इसको भी पिक कर लो। तो हम कहेंगे देयर आर टोटल 4 पॉसिबिलिटीज टू सिलेक्ट अ ब्रेड। ओके, एक ब्रेड को उठाने के 4 तरीके हैं कि चारों में से कोई भी एक ब्रेड उठा सकते हो। ओके, अब आते हैं पैटी में। तो मैं पूछता हूँ पैटी, नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट अ पैटी। एक पैटी को सिलेक्ट करने के कितने तरीके? देखिए, अगर मैंने P1 पैटी को उठा लिया तो मेरा पैटी पिक हो गया, P2 को उठा लिया तो भी मेरा क्वेश्चन कंप्लीट, पैटी पिक हो गया, P3 को उठा लिया तब भी कंप्लीट, P4 को उठा लिया तब भी कंप्लीट, P5 को उठा लिया तब भी कंप्लीट। ओके, तो इसका मतलब 1, 2, 3, 4, 5 में से कोई भी एक पैटी सिलेक्ट कर लिया तो आपके पास 5 तरीके हैं जिससे कि आप एक पैटी को सिलेक्ट कर सकते हो। क्या सिमिलर केस हम सॉसेज पे ही बोल सकते हैं? ऑब्वियसली 3 तरह के सॉसेज हैं, तो ये लेट्स सपोज 3। ओके, सो 3 तरह के सॉसेज हमारे टोटल 3 नंबर ऑफ तरीके निकलेंगे।
अब ये जो हमने लगाया, दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ एडिशन। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ एडिशन। कि आपने क्या देखा कि जो डिफरेंट तरीके थे एक ब्रेड को पिक करने के, उनमें से कोई सा भी एक तरीका आप उठा रहे थे तो आपकी ब्रेड पिक हो रही थी। ओके, आपका क्वेश्चन कंप्लीटली आंसर हो रहा था। इसीलिए आपने क्या करा, हर एक तरीके के जो नंबर ऑफ वेज है उनको एड अप कर दिया। ओके, तो इसलिए आ गया 4। ओके, और डिटेल में समझेंगे इसको नाउ। अब मेरा एम है बर्गर को बनाना। अब एक बर्गर कब बन सकता है? बर्गर तभी कंप्लीट कहलाएगा जब एक ब्रेड सिलेक्ट हो जाएगी, एक पैटी सिलेक्ट हो जाएगी और एक सॉसेज सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, जब तक ये तीनों चीजें सिलेक्ट नहीं होती तब तक एक बर्गर फॉर्म नहीं हो सकता। मान लो आपने पैटी और सॉसेज सिलेक्ट कर लिया लेकिन आपने ब्रेड सिलेक्ट ही नहीं करा तो आपका बर्गर फॉर्म होगा क्या? नहीं। ओके, ऑब्वियसली वो तो कुछ और ही डिश बन जाएगी। सिर्फ पैटी और सॉसेज से बर्गर नहीं बनता। और मान लो आपने सिर्फ ब्रेड और सॉसेज सिलेक्ट कर लिया, पैटी सिलेक्ट नहीं करा, तो क्या आपका बर्गर बन जाएगा? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि बर्गर तभी बन पाएगा जब उसमें ब्रेड के अंदर आप पैटी लगा के सॉसेज लगाओ। सिर्फ ब्रेड के अंदर सॉसेज लगा दो तो ये तो बर्गर नहीं बन पाया ना। सो हम यहाँ पे क्या समझते हैं कि एक बर्गर को बनाने के लिए इट इज कंपल्सरी फॉर यू टू सिलेक्ट 1 ब्रेड, 1 पैटी एंड 1 सॉसेज। तो इसका मतलब एक बर्गर बनाने का जो टास्क है, एक बर्गर बनाने का जो कंप्लीट प्रोसेस है, इट इज डिपेंडेंट ऑन 3 सब टास्क। 3 सब टास्क कौन से? पहला टास्क ब्रेड सिलेक्ट करो, दूसरा टास्क पैटी सिलेक्ट करो, तीसरा टास्क सॉसेज सिलेक्ट करो। जब तक ये तीनों टास्क कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक आपका बर्गर नहीं बन सकता। ओके, और जब इस तरह की सिचुएशन हो कि ये तीनों टास्क को कंप्लीट होने से ही बर्गर फॉर्म होगा, इन दैट केस number of ways to create or to form a burger will be equals to number of ways to select a bread into number of ways to select a patty into number of ways to select a sausage. ओके, तो कितने वेज आ गए देखिए, 4 into 5 is 20 into 3 ये आ गया 60। तो नंबर ऑफ वेज टू क्रिएट अ बर्गर इज 60, जो कि अभी हमने यहां से निकाला। तो ये जो हमने लगाया, दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्या बोलता है कि अगर एक बड़ा टास्क सब टास्क में डिवाइडेड है और सभी सब टास्क के कंप्लीट होने से ही आपका मेन टास्क कंप्लीट होगा, इन दैट केस मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ वेज। ओके, नंबर ऑफ वेज फॉर ईच ऑफ द सब टास्क। तो यहां पर क्या हुआ, हम इसको मैथमेटिकली लिखते हैं, देखिए उससे समझ में आ जाएगा। नंबर ऑफ वेज टू क्रिएट अ बर्गर, ओके, इसको लिख देते हैं, बर्गर is equals to number of ways to select a bread into number of ways to select a patty into number of ways to select a sausage. Okay, so this is how we can write the law of multiplication. क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेड सिलेक्ट करेंगे, इन दोनों को नहीं करेंगे तो बर्गर नहीं बनेगा, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, इसको कर लेंगे, इसको नहीं करेंगे तो भी बर्गर नहीं बनेगा। तो तीनों को करना आवश्यक है, पूरी तरह से जरूरी है, कंपलसरी है। ओके, तो इस केस में हम लगा देंगे लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। और अगर इस चीज को एडिशन वाले को मैथमेटिकली लिखे तो कैसा होगा, नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट अ ब्रेड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट B1 ब्रेड प्लस नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट B2 ब्रेड प्लस नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट B3 प्लस नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट B4। अब आप देखिए यहाँ पे, अगर मैंने B1 सिलेक्ट कर लिया तो क्या मेरा ब्रेड सिलेक्ट हो गया? हाँ, हो गया। इन तीनों को करूंगा नहीं करूंगा कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। ओके, इट विल नॉट मैटर। किसी एक को, इसमें से किसी एक को कंप्लीट करने से आपका ये वाला टास्क कंप्लीट हो गया। ओके, मैंने B2 सिलेक्ट कर लिया तो क्या मेरा ब्रेड सिलेक्ट हो गया? हाँ, सिलेक्ट हो गया। क्या उसमें मुझे B1, B3 और B4 को करने की आवश्यकता होगी? नहीं होगी। इसीलिए जब इस तरह का सिचुएशन हो तो यहां हम लगा देंगे ये लॉ ऑफ एडिशन। ओके, और जब ये सिचुएशन हो कि तीनों कंप्लीट होने पर ही ये टास्क कंप्लीट होगा तब हम लगा देंगे लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ओके, दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। सो देखिए, ये बर्गर बनाने की जो प्रक्रिया थी, यहां पर हमारे पास 60 पॉसिबिलिटीज आई हैं। अब 60 पॉसिबिलिटीज ऐसे लिख के निकाल सकते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन में हम ये चीज नहीं कर सकते, हर बार हम ये लॉजिक नहीं लगा सकते। हमें कुछ एक सॉलिड उसके लिए बेस चाहिए था, कुछ लॉ चाहिए था जो इस तरह के एक्शंस को गवर्न करता हो। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये 2 ऐसे लॉज हैं जो पूरे के पूरे इस टॉपिक को, पूरे के पूरे यूनिवर्स के एक्शंस को गवर्न करते हैं इन द काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ आउटपुट्स। ओके, इन द काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ वेज टू कंप्लीट और टू सॉल्व और टू डू पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट। ओके, सो इसे नोट कीजिए। हम एक और एग्जाम्पल के थ्रू इन दोनों लॉज को समझते हैं। तो देखिए, हमने क्या कहा, 2 लॉज हैं हमारे पास। फर्स्ट लॉ ऑफ एडिशन है, सेकेंड लॉ
लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो कैसे अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है, वो चीज को समझते हैं। लेट सपोज कि एक ए स्टेशन है और एक ए स्टेशन से जुड़ा हुआ दूसरा बी स्टेशन है। ओके, एक ए स्टेशन है और एक बी स्टेशन है। ए से बी तक जाने के लिए लेट सपोज ए, बी और सी इस तरह के 3 रोड्स अवेलेबल हैं। ओके, 3 रोड्स, और ए से बी तक जाने के लिए इस तरह के 2 लेट सपोज रेलवे ट्रैक्स अवेलेबल हैं। इसको बोल देते हैं 1, इसको बोल देते हैं 2। ओके, तो ये 2 रेलवे ट्रैक्स हैं ए से बी जाने के लिए और 3 रोड्स हैं ए से बी जाने के लिए, इस तरह से। ओके, नाउ अब मैं क्वेश्चन ये पूछता हूं कि कितने तरीकों से नंबर ऑफ जॉब्स या फिर ऐसा कहा जाए टास्क। ओके, सबसे पहले हम लिखते हैं टास्क। नाउ माय टास्क इज टू गो फ्रॉम A to B। ओके, माय टास्क इज व्हाट, माय टास्क इज टू गो फ्रॉम A to B, ये मेरा टास्क है। ओके, तो इसको मैं लिख देता हूं TAB। नाउ हमें ये निकालना है कि कितने तरीकों से ये टास्क को कंप्लीट किया जा सकता है, कितने तरीकों से पॉसिबल है ये टास्क को कंप्लीट करना। तो हम देखते हैं कि अगर A से B जाने के लिए मैंने पहली वाली रोड को पकड़ लिया तो मैं A से B पहुंच जाऊंगा। ओके, इसका मतलब ये वाली रोड पे जाने से, ये वाले टास्क को परफॉर्म करने से मेरा ये TAB टास्क कंप्लीट हो गया। फिर B वाली रोड से गया तो ये वाली रोड से जाने पर भी A से B पहुंच जाऊंगा, तो अगेन ये टास्क कंप्लीट हो गया। A से C जाने के लिए C वाली रोड को ले लिया तो अगेन C वाली रोड से भी मैं A से B पहुंच जाऊंगा, तो फिर से टास्क कंप्लीट हो गया। फिर A से B जाने के लिए ये 1 वाला ट्रेन का ट्रैक ले लिया तो अगेन यहां से मैं वापस पहुंच जाऊंगा A से B, तो फिर से हमारा टास्क कंप्लीट हो गया। फिर A से B जाने के लिए सेकंड वाला रेलवे ट्रैक लिया तो अगेन टास्क कंप्लीट हो गया। मतलब हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि ये पर्टिकुलर टास्क A से B जाने का, ये कोई सा भी एक पाथ चूज करने पर कंप्लीट हो जा रहा है। ओके, कोई सा भी एक पाथ चूज करने पर कंप्लीट हो जा रहा है, हमें दिखता है कि कंप्लीट हो गया। सो इट सिंपली मीन्स कि नंबर ऑफ वेज टू कंप्लीट दिस टास्क। ओके, अब देखिए इसके नंबर ऑफ वेज निकाले टास्क TAB के। सो नंबर ऑफ वेज will be equals to sum of number of ways for this and this। ओके, क्यों? क्योंकि A से गया तो टास्क कंप्लीट, B से गया तो भी टास्क कंप्लीट, C से गया तो भी कंप्लीट, 1 से गया तो भी कंप्लीट, 2 से गया तो भी कंप्लीट। ओके, A से जाने के कितने तरीके हैं? एक ही तरीका है कि A से आप पिक करके चले जाओ, तो एक तरीका। प्लस B से जाने के कितने तरीके हैं? एक ही तरीका है कि आप B वाली रोड को चूज कर लो, दैट इज 1। फिर C से जाने के कितने तरीके हैं? एक ही तरीका है कि आप C वाली रोड को चूज कर लो, दैट इज अगेन 1। 1 से जाने के कितने तरीके हैं? अगेन 1। ओके, बिकॉज आप इस ट्रैक को फॉलो कर लो, यू विल रीच। ओके, फिर 2 से जाने के कितने तरीके हैं? सेकंड वाली ट्रैक से, अगेन तरीका तो एक ही है ना कि आप इस ट्रैक को फॉलो कर लो, तो ये हो गया 1। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ गए देखिए? 5। ओके, वी गॉट द टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल्स टू 5। नाउ इमेजिन कि यहां पर A के बाद एक छोटा सा जंक्शन आ जाता है यहाँ पे। लेट सपोज ये एक छोटा सा जंक्शन है और यहां से जो A वाला जो रोड है ये 2 डिफरेंट रोड्स में बट जाता है कुछ इस तरह से। लेट सपोज E और D। ओके, तो ये 2 डिफरेंट रोड्स में बट गया, E और D। ओके, E और D। अब मुझे निकालना है कि A से B जाने के कितने तरीके हैं। अब देखिए जब हम बात करेंगे A से B जाने का, तो A से A और E को पकड़, मतलब A से अगर मैं निकलूं लेट सपोज A वाली रोड पकड़ के, तो A से जाके फिर इस जंक्शन पे पहुंचूंगा और इस जंक्शन के बाद मैं कोई सी भी एक रोड सिलेक्ट कर सकता हूं, जैसे कि E सिलेक्ट कर लूंगा तब भी पहुंच जाऊंगा, D सिलेक्ट कर लूंगा तब भी पहुंच जाऊंगा। इसका मतलब जो ये हमने 1 लिखा था, ओके 1 लिखा था कि A से जाने के कितने तरीके? एक तरीका कि आप इस रोड को पकड़ लो। अब ये तरीके कितने हो जाएंगे जरा इमेजिन कीजिए, सोचिए जरा कितना हो जाएगा। सो दिस वैल्यू विल बिकम 2। ओके, क्यों? क्योंकि अब A रोड एक सिंगल रोड नहीं रह गई, इसमें एक जंक्शन भी आया जिससे 2 रोड्स और निकल रही हैं। तो इसका मतलब अब A से B जाने के लिए अगर मैंने रोड A को पिक करा तो मेरे पास 2 डिफरेंट तरीके हैं A से B पहुंचने के। ओके, इसी तरह से प्लस B से जाने के कितने तरीके जरा सोचिए। B से तो एक ही तरीका है, यहाँ पे कोई जंक्शन नहीं, कुछ नहीं, आप सीधा B को फॉलो करके पहुंच जाइए। सो दिस विल बी 1। प्लस C से जाने के कितने तरीके? अगेन 1, तो ये अगेन 1। प्लस 1 से जाने के कितने तरीके? अगेन 1। प्लस इस 2 से जाने के कितने तरीके? अगेन 1, क्योंकि इसमें तो कोई चेंज ही नहीं करा, अगेन 1। ओके, सो ये कितना हो गया? दिस गिव्स यू 6। ओके,
दिस गिव्स यू 6। क्यों ऐसा 6 क्यों हुआ? ये 5 से 6 किससे हो गया? बिकॉज यहां पर एक जंक्शन और दिखाई देने लगा, तो इसकी वजह से ये ए ट्रैक को फॉलो करके जाने से, ए रोड को फॉलो करके जाने से हमारा तरीका जो एक था पहले, अब वो बन गया है 2। ओके, नंबर ऑफ वेज टू गो फ्रॉम ए टू बी यूजिंग द ट्रैक 1 और यूजिंग द ट्रैक ए इज 2। ओके, तो ये जो हमने लिखा है, देखिए यहां पे मैंने एडिशन किया है। एडिशन क्यों किया है? बिकॉज अगर मैं ए से चला गया तो टास्क कंप्लीट, बी से चला गया तो भी टास्क कंप्लीट, सी से चला गया तो भी टास्क कंप्लीट, 1 से चला गया तो भी कंप्लीट, 2 से चला गया तो भी कंप्लीट। सो दिस इज बेसिकली द आइडिया ऑफ लॉ ऑफ एडिशन। तो ये जो हमने यहाँ पे लिखा है, जिस हमने सिर्फ क्या करा है, लॉ ऑफ एडिशन को लिखा है। ओके, नाउ अब देखिए यहां पर ये जो 5 हमने ऐड करें, तो ये हमने क्यों करा? बिकॉज हमने क्या कहा कि इंडिविजुअली जब आप कोई सा भी ट्रैक पकड़ लेते हो तो टास्क कंप्लीट हो जाता है, इसीलिए हमने सबको ऐड अप कर दिया। लेकिन मान लीजिए इसमें एक स्टेशन और एक्स्ट्रा है, लेट सपोज सी एक स्टेशन है एक्स्ट्रा, और बी से सी जाने के लिए, अब देखिए इसको हम हटा देते हैं, इसको हम सिंपल रखते हैं। लेट सपोज बी से सी जाने के 3 तरीके हैं। Okay, let's suppose 1 dash, 2 dash and 3 dash. So these are 3 ways to go from B to C. अब मान लीजिए कि मेरा टास्क है, यहां पे लिखते हैं, तो हम क्या करते हैं, देखिए इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर देते हैं। ये एक ए से बी से सी, तो 3 हमने तरीके लिख दिए। अब हम लिख देते हैं कि ए से डायरेक्टली सी जाने का भी एक तरीका है, ए से डायरेक्टली सी जाने का भी। तो ए से डायरेक्टली सी जाने के लिए हम क्या करते हैं, एक ट्रैक इस तरह से बना देते हैं, लाइक दिस, एंड लेट सपोज दिस कॉल इट एज कैपिटल ए। ओके, और नॉट कैपिटल ए, लेट से दिस इज 4 डैश। दिस इज अ न्यू ट्रैक 4 डैश, जो कि कैपिटल ए से कैपिटल सी तक जाता है। नाउ अब मेरा टास्क है टू गो फ्रॉम ए टू सी। अब आप जरा सोचिए, ये टास्क ए से सी जाने का कैसे पूरा हो सकता है? ये 2 तरीके से पूरा हो सकता है। या तो मैं 4 डैश वाली रोड को पकड़ के चला जाऊं, ओके, या तो मैं 4 डैश वाली रोड को पकड़ के चला जाऊं, या फिर मैं ए से बी जाऊं और फिर बी से सी चला जाऊं। ये 2 तरीके हो सकते हैं। ओके, 4 डैश को पकड़ के जाने वाली तरीका एक ही तरीका है। ओके, दिस टास्क कैन बी डन बाय हाउ मेनी टाइम्स, इन हाउ मेनी वेज। सबसे पहले देखते हैं, 4 डैश को पकड़ के चले गए तो ये टास्क कंप्लीट। ओके, दूसरा तरीका, ए से बी और बी से सी चले गए तो भी ये टास्क कंप्लीट, मतलब टास्क टू गो विथ 4 डैश और टास्क टू गो विथ ए बी, देन टास्क टू गो विथ बी सी। अब देखिए मैंने 3 तरह के, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं लगेगा, देखिए इन 3 तरह के टास्क को लिख दिया मैंने कि आप ए सी वाले टास्क को पूरा कर सकते हैं। इसको बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा कॉन्सेप्ट को। T4 कर लिया कंप्लीट, ए बी गए फिर बी सी चले गए तो भी कंप्लीट। अब यहां पर कहां पर एडिशन आएगा और कहां पर मल्टीप्लीकेशन आएगा, जरा सोचिए। कहां पर एडिशन आएगा, कहां पर मल्टीप्लीकेशन? हमें ये दिखता है कि टी ए बी एक टास्क है जो कि हमें ए से बी पहुंचाता है, और टी बी सी दूसरा टास्क है जो कि हमें बी से सी पहुंचाता है। तो क्या ए बी के कंप्लीट होने पर मेरा ये टास्क कंप्लीट हो पा रहा है? नहीं। क्या बी सी के कंप्लीट होने पर मेरा ये टास्क कंप्लीट हो पा रहा है? नहीं। इसका मतलब जब तक ये दोनों टास्क नहीं हो जाते तब तक मैं ए से सी नहीं जा पाऊंगा। इट मीन्स कि ये दोनों टास्क पे डिपेंडेंट है हमारा ए से सी वाला टास्क, इसीलिए यहां पर लग जाएगा लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो देखिए यहां पे मल्टीप्लीकेशन में लगाया बिकॉज दोनों का कंप्लीट होना जरूरी है। ओके, तो अब ये आपस में अपने आप में एक टास्क बन गया। नाउ T4 और TAB इंटू TBC के बीच में क्या आएगा? क्या यहाँ पे प्लस आएगा या मल्टीप्लाई आएगा? सोचिए जरा। देखिए T4 से 4 डैश से चला गया तो 4 डैश से चले जाने पर मेरा टास्क कंप्लीट हो गया, या फिर इन दोनों को फॉलो कर लिया तो इन दोनों को फॉलो करने पर भी मेरा टास्क कंप्लीट हो गया। इसीलिए या तो इसको कर लो तो ये कंप्लीट, या इसको कर लो तो ये कंप्लीट। इट मींस यहां पे आएगा एडिशन, लॉ ऑफ एडिशन। ओके, यहां पे आएगा एडिशन, क्योंकि ये टास्क दोनों पे डिपेंडेंट नहीं है। आप कोई सा भी एक परफॉर्म कर दो, ये सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये वाला जो टास्क है, जब तक ये दोनों नहीं होंगे तब तक एसी नहीं हो सकता। ओके, इसीलिए हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ वेज टू गो फ्रॉम AC इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेज टू गो और टू यूज 4 डैश प्लस नंबर ऑफ वेज टू यूज AB इनटू नंबर ऑफ वेज टू यूज BC। दिस इज द बेसिक आइडिया। नाउ जरा निकालिए, यहां पर 4 डैश से जाने के कितने तरीके हैं हमारे पास? 4 डैश सिंगल ट्रैक है, इसमें और कुछ है ही नहीं, तो इसलिए सिर्फ एक ही तरीका है 4 डैश को फॉलो करने का। नाउ फिर आते हैं AB पे। अब AB पे देखिए जरा, 1 2 3 4 5
5 तरीके हैं ए से बी जाने के, अभी हमने निकाले लॉ ऑफ एडिशन से। तो इस ए बी को कंप्लीट करने के हो गए 5 तरीके। देन बी सी के 1 2 3, तो हमारे पास 3 तरीके हैं बी से सी जाने के। तो जैसा हमने ए से बी के लिए किया कि ये पांचों को ऐड कर दिया, वैसा ही हम बी सी के लिए करेंगे कि 1 डैश से गया तो भी बी सी कंप्लीट, 2 डैश से गया तो भी बी सी कंप्लीट, 3 डैश से गया तो भी बी सी कंप्लीट। तो इट मीन्स यहां पर ये हो जाएगा into 3। सो नंबर ऑफ वेज कितने आ गए जरा फ्रेंड्स कैलकुलेट कीजिए। यहाँ पे 1 + 15 दैट इज 16 ways. There are 16 possible ways to go from A to point C. Okay, so this is the application of law of addition and law of multiplication. यहाँ पे लग गया law of addition, यहाँ पे लग गया law of multiplication. So I hope कि ये आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा, और अगर ये क्लियर हो गया तो अब हम अगले लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे कि इनके बेसिस पर कैसे हम P&C के क्वेश्चंस एग्जाम में दिखते हैं उसको सॉल्व करें। ओके, सो यू कैन नोट दिस।